आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कमजोरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। क्योंकि जब इंसान खुद को जितना समझता है, उससे बड़ा समझने लगता है, तब रियलिटी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ईगो आपको यह महसूस भी नहीं होने देता कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को सामने रखती है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है। ईगो वो अनहेल्दी बिलीफ है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं, मैं कितना टैलेंटेड हूं, लोग मुझे कितना रिकॉग्नाइज करते हैं और मेरी कहानी कितनी खास है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी सेल्फ इमेज रियलिटी से बड़ी हो जाती है। और यही वजह है कि ईगो सिर्फ फेलियर में नहीं आता। जब आप कुछ बनना चाहते हैं, तब भी ईगो आपके साथ है। जब आप सफल हो जाते हैं, तब भी ईगो आपके साथ है। और जब आप गिर जाते हैं, तब भी ईगो आपके साथ है। यानी जिंदगी के हर फेज में एक ही दुश्मन अलग अलग चेहरा लेकर सामने आता है। एस्पिरेशन में ईगो कहता है, मैं बहुत खास हूं। सक्सेस में ईगो कहता है, अब मुझे सब पता है। फेलियर में ईगो कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और अगर आपने इन तीनों आवाजों को पहचान लिया, तो इस पूरी किताब की असली कहानी समझ में आने लगती है। सबसे पहले उस इंसान की बात करते हैं जो कुछ हासिल करने निकलता है। आपके पास एक सपना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, फिटनेस में अपने शरीर को बदलना चाहते हैं, करियर में आगे जाना चाहते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है। आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, सोशल मीडिया पर अनाउंस करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, फ्यूचर इमेजिन करते हैं। और यही एक बहुत सटल ट्रैप शुरू होता है। आप काम करने से पहले ही अपने दिमाग में उस व्यक्ति की आइडेंटिटी जीने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनने से पहले एंटरप्रेन्योर की तरह दिखना चाहते हैं, राइटर बनने से पहले राइटर कहलाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होने से पहले सक्सेसफुल महसूस करना चाहते हैं। और ईगो को इससे बेहतर डील और क्या चाहिए। क्योंकि बात करना आसान है, काम करना मुश्किल है। इस किताब में अपटन सिंक्लेयर का उदाहरण आता है। उसने कैलिफोर्निया का गवर्नर बनने से पहले ही एक किताब लिख दी जिसका टाइटल ही कुछ ऐसा था जैसे वो गवर्नर बन चुका हो और उसने पॉवर्टी खत्म कर दी हो। किताब बिक गई, लेकिन कैंपेन हार गया। समस्या सिर्फ चुनाव हारना नहीं थी, उससे पहले ही उसने अपनी इमेजिनेशन में सक्सेस जी ली थी। यही आज हमारे साथ भी होता है। आप जिम जाने के बजाय फिटनेस वीडियोस देखते रहते हैं, बिजनेस शुरू करने के बजाय बिजनेस पॉडकास्ट्स सुनते रहते हैं, बुक लिखने के बजाय राइटिंग के बारे में ट्वीट्स पढ़ते रहते हैं। आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप सिर्फ प्रोग्रेस की फीलिंग खरीद रहे होते हैं, क्योंकि ईगो को रिजल्ट से पहले रिकॉग्निशन चाहिए। और इसीलिए किताब एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल सामने रखती है, आपको सच में कुछ करना है या सिर्फ कोई बनना है। जॉन बॉद, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, अपने स्टूडेंट्स को इसी सवाल के सामने खड़ा करते थे, टू बी और टू डू। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहिए, टाइटल चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, लोग आपका नाम जाने, ये चाहिए। या फिर आपको सच में कुछ मीनिंगफुल करना है। दोनों एक जैसे नहीं है। अगर आपका लक्ष्य समबडी बनना है, तो आप अपीयरेंसेस के पीछे भागेंगे। आप टाइटल देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, सैलरी देखेंगे, फॉलोअर्स देखेंगे, किसके साथ फोटो आई, ये देखेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य डू समथिंग है, तो सवाल बदल जाता है। क्या ये काम मुझे मेरे पर्पस के करीब ले जा रहा है? क्या मैं कुछ बना रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं? क्या मैं यूजफुल हो रहा हूं? यही ईगो और पर्पस अलग हो जाते हैं। ईगो पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पर्पस पूछता है, मुझे करना क्या है? और ये फर्क छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब आपका फोकस रिकॉग्निशन पर होता है, तो आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जब फोकस वर्क पर होता है, तो आप सीखना शुरू करते हैं। इसीलिए किताब का एक पावरफुल आइडिया है,
ऑलवेज स्टे अ स्टूडेंट। जिस दिन आपको लगने लगता है कि अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपका डेवलपमेंट धीमा होना शुरू हो जाता है। आप किसी फील्ड में थोड़ी सक्सेस हासिल करते हैं, फिर लोग आपकी तारीफ करते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से मिलना पसंद करने लगते हैं जो आपकी बात से अग्री करें। क्यों? क्योंकि ईगो को करेक्शन पसंद नहीं है, लेकिन ग्रोथ करेक्शन के बिना होती ही नहीं। अगर आप सच में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कभी कभी खुद को उस कमरे में डालना पड़ेगा जहां आप सबसे कम जानते हो। ऐसी किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें आप बिगिनर हो। ऐसे व्यक्ति से फीडबैक लेना पड़ेगा जो आपसे बेहतर हो। और सबसे मुश्किल, कभी कभी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस बात पर आपको पूरा भरोसा था वो गलत थी। एमेच्योर अपनी इग्नोरेंस छिपाता है, प्रोफेशनल अपनी इग्नोरेंस खोजता है, क्योंकि उसे पता है कि आज जो नहीं आता वही कल की कैपेबिलिटी बन सकता है। और यहां एक और ट्रैप आता है, पैशन। हमें बचपन से कहा जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन हॉलिडे चेतावनी देते हैं कि पैशन कई बार ईगो का दूसरा नाम बन सकता है। जब आप कहते हैं मैं पैशनेट हूं, तो कभी कभी उसका मतलब होता है मुझे लगता है कि मैं स्पेशल हूं। लेकिन दुनिया आपकी पैशन को रिवॉर्ड नहीं करती। दुनिया आपके आउटपुट को रिवॉर्ड करती है। आप कितने घंटे ऑब्सेस्ड रहे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने वास्तव में क्या बनाया। आपने कितनी बार अपने ड्रीम के बारे में बात की, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आज कितना काम किया। इसलिए एम्बिशन रखिए, लेकिन एम्बिशन को फैंटेसी मत बने दीजिए। सोच बड़ी रखिए, लेकिन एक्शन छोटा और कॉन्क्रीट रखिए। यहां किताब का कैनवस स्ट्रैटेजी सामने आता है। अगर आप शुरुआत में किसी बड़े व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हैं, तो आपका ईगो कहेगा मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। लेकिन एक दूसरा सवाल पूछिए, मैं इस सिचुएशन को अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उनके लिए रास्ता आसान कीजिए। वो काम कीजिए जिसे बाकी लोग बोरिंग समझते हैं। इंफॉर्मेशन जोड़िए, कनेक्शंस बनाइए, अपॉर्चुनिटीज पैदा कीजिए, और बदले में तुरंत क्रेडिट मत मांगिए। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली अपना स्किल, नेटवर्क, रेपुटेशन और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे होते हैं। कैनवस स्ट्रैटेजी का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको हर बार सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की जरूरत नहीं है। आपको पेंटिंग बनानी है, हर समय पेंटर के बारे में बात नहीं करनी। और यही कारण है कि साइलेंस इतनी पावरफुल चीज बन जाती है। आज हर कोई अनाउंस कर रहा है, आई एम बिल्डिंग, आई एम लॉन्चिंग, आई हैव बिग प्लान्स, आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन दुनिया को आपकी घोषणा नहीं चाहिए, दुनिया को आपका काम चाहिए। जब आप अपने गोल के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो दिमाग को कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। इसलिए अपने अगले बड़े कदम के बारे में हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने काम को बोलने दीजिए, आपके रिजल्ट्स को बोलने दीजिए। क्योंकि जिस एनर्जी से आप अपनी इमेज बना रहे हैं, वही एनर्जी अगर काम में लग जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक छोटा सा प्रसंग इस बात को और साफ करता है। कम उम्र में जब वो बोस्टन वापस गया, तो वो अपनी नई क्लोथ्स, वॉच और कॉइन्स दिखाकर अपने सक्सेस का इंप्रेशन बनाना चाहता था। फिर कॉटन माथर से मिलते समय वो इतना सेल्फ इंपॉर्टेंट होकर चल रहा था कि एक लो सीलिंग बीम से टकरा गया। माथर ने उसे एसेंशियली यही लेसन दिया, सिर हमेशा इतना ऊंचा मत रखो कि ऊपर की चीज दिखाई ही न दे। ये सिर्फ एक मजेदार घटना नहीं है, ये ईगो का परफेक्ट मेटाफोर है। जब आप खुद को देखते रहते हैं, तो आप दुनिया को देखना बंद कर देते हैं। और यही ईगो की असली कीमत है। आप फीडबैक खो देते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं, आप दूसरों की इंटेलिजेंस अंडर एस्टिमेट करते हैं, और सबसे खतरनाक, आप अपनी वीकनेसेस देखना बंद कर देते हैं। विलियम टेकम से शर्मन का रास्ता इसका उल्टा उदाहरण है। वो शुरुआत में प्रमोशन और पावर के पीछे भागने के बजाय अपनी लिमिटेशंस को पहचानता था। एक समय उसने सुपीरियर कमांड लेने से भी परहेज किया,
क्योंकि उसे लगता था कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी तैयार नहीं है। बाद में वही आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलिट्री सक्सेस तक पहुंचा। फर्क ये था कि उसकी कॉन्फिडेंस फैंटेसी पर नहीं बनी थी, उसकी कॉन्फिडेंस काम से बनी थी। यही असली कॉन्फिडेंस और ईगो का अंतर है। ईगो कहता है मैं महान हूं, कॉन्फिडेंस कहता है मैंने तैयारी की है, अब देखते हैं क्या होता है। ईगो को प्रूव करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस को परफॉर्म करना पड़ता है, और फिर एक दिन सक्सेस आती है। यही कहानी खत्म नहीं होती। असल में यही एक और ज्यादा खतरनाक फेज शुरू होता है, क्योंकि फेलियर आपको चोट पहुंचाता है, लेकिन सक्सेस आपको नशा दे सकती है। आपने मेहनत की, आपने जीत हासिल की, लोगों ने आपकी तारीफ की, आपका पैसा बढ़ा, आपकी पोजीशन बढ़ी, आपके फॉलोअर्स बढ़े, और फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में एक डेंजरस सेंटेंस पैदा होता है, अब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। यही लर्निंग रुकती है। बिल वॉल्श ने जब सैन फ्रांसिस्को 49 एयर्स की जिम्मेदारी संभाली, तब टीम बेहद खराब स्थिति में थी। बाद में जब वही टीम सुपर बॉल तक पहुंची, तो उनके पास अपनी सक्सेस की एक हेरोइक स्टोरी बनाने का पूरा मौका था। लेकिन वॉल्श ने खुद को यह कहानी नहीं सुनाई कि उन्होंने शुरू से सब प्लान कर रखा था। वो जानते थे कि रियलिटी इतनी साफ नहीं थी। सक्सेस को पीछे मुड़कर देखकर एक परफेक्ट कहानी बनाना आसान है, लेकिन परफेक्ट स्टोरी कई बार आपको अगली रियलिटी के लिए ब्लाइंड कर देती है। इसलिए सक्सेस के बाद सबसे जरूरी सवाल है, मैंने क्या सही किया? और उसके तुरंत बाद, मैंने क्या नहीं देखा? क्योंकि अगर आप अपनी सक्सेस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो अगली फेलियर आपकी आइडेंटिटी पर हमला लगती है। फिर क्रिटिसिज्म पर्सनल लगता है, कंपटीशन पर्सनल लगता है, फीडबैक इंसल्ट लगता है, और पावर के साथ 3 चीजें बढ़ सकती है: एंटाइटलमेंट, कंट्रोल, पैरानोआ। पर्शियन किंग जर्क्सेस का उदाहरण एक्सट्रीम है। उसके इंजीनियर्स ने पानी पर बनाए ब्रिजेस खो दिए। उसने नदी को ही पनिश करने का आदेश दे दिया। यह हास्यास्पद लगता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी बहुत फेमिलियर है। जब इंसान खुद को इतना पावरफुल समझने लगता है कि रियलिटी को भी अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, तब वो वास्तविकता से लड़ना शुरू कर देता है। आज हम नदी को कोड़े नहीं मारते, हम ट्रैफिक को गाली देते हैं, कस्टमर सर्विस पर चिल्लाते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं, एम्प्लॉइज को दोष देते हैं, वेदर को लेकर परेशान होते हैं, किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि आप दुनिया की बहुत कम चीजों को कंट्रोल करते हैं। आप दूसरे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों की ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्स, अपनी प्रेपरेशन और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा पावर मिलती है, उतना ही ये डिस्टिंक्शन जरूरी हो जाता है। इसलिए आइजनहावर का एग्जाम्पल इतना महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह बनाया कि हर छोटी चीज उसके पास ना आए। उसे पता था कि लीडर का काम हर काम खुद करना नहीं है। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट एक चीज नहीं है। आपका काम प्रायोरिटीज तय करना है, सही लोगों पर भरोसा करना है, सिस्टम बनाना है, और फिर अननेसेसरी कंट्रोल छोड़ना है। लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा खतरा शायद कंट्रोल भी नहीं है, वो है आप ये भूल जाएं कि आप सक्सेस चाहते क्यों थे। यही डिजीज ऑफ मी है। एक टीम जीतती है, फिर प्लेयर्स अपने इंपॉर्टेंस का हिसाब लगाना शुरू करते हैं। किसे ज्यादा क्रेडिट मिला, किसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा है, किसकी इमेज बेहतर है, किसे मीडिया ज्यादा अटेंशन दे रहा है। और जिस चीज ने टीम को जिताया था, वही धीरे धीरे टूट जाती है। पैट राइली ने इसे डिजीज ऑफ मी कहा था। विनिंग के बाद ईगो का टीम के अंदर फैल जाना। यह सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होता। एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, फाउंडर और एम्प्लॉइज क्रेडिट के लिए लड़ने लगते हैं। एक फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल होती है, फिर स्टेटस कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति करियर में ऊपर जाता है, फिर उसे लगता है कि अब उसे हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और धीरे धीरे वो उस इंसान में बदल जाता है जिसे वो खुद कभी बनना नहीं चाहता था।
इसलिए सक्सेस के बाद पर्पस को फिर से देखना जरूरी है। आप पैसा क्यों चाहते थे? फ्रीडम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, या सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग आपको सक्सेसफुल माने? आप प्रमोशन क्यों चाहते थे? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या सिर्फ टाइटल के लिए? आप फेम क्यों चाहते हैं? इम्पैक्ट के लिए, या वैलिडेशन के लिए? क्योंकि अगर आपको अपना वाई साफ नहीं है तो दुनिया आपको अपने गोल्स बेच देगी, और फिर आप ऐसी रेस जीत सकते हैं जिसमें आपको भागना ही नहीं था। इसीलिए जॉर्ज मार्शल जैसे लोग इतने अलग दिखते हैं। उन्होंने ऑनर्स, प्रमोशंस और पर्सनल ग्लोरी को कई बार पीछे रखा क्योंकि उनके लिए मिशन बड़ा था। डी-डे कमांड का मौका भी जब उनके सामने आया तब उन्होंने अपनी पर्सनल इच्छा को डिसीजन का आधार नहीं बनाया। आइजनहावर को कमांड मिली और हिस्ट्री ने दिखाया कि वो उस रोल के लिए सही व्यक्ति था। मार्शल के लिए सवाल ये नहीं था कि क्रेडिट किसे मिलेगा, सवाल था काम के लिए सही क्या है। यही मैच्योरिटी है। और फिर जीवन आपको तीसरे फेज में धकेलता है, फेलियर। यहां ईगो सबसे क्रूएल हो सकता है, क्योंकि जब सक्सेस जाती है तो ईगो सिर्फ रिजल्ट नहीं खोता, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। आपको जॉब से निकाल दिया गया, बिजनेस फेल हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, एग्जाम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, इन्वेस्टमेंट डूब गया, आपको रिजेक्शन मिल गया, और ईगो तुरंत कहानी बनाता है। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं डिजर्व करता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब सब खत्म है। लेकिन किताब फेलियर को एक अलग लेंस से देखने के लिए कहती है। फेलियर हमेशा परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये एक फेज है। आज आप फेलिंग फेज में हैं, कल फिर एस्पायरिंग फेज में हो सकते हैं, और इसी बीच एक सवाल है, आप इस समय को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए किताब डेड टाइम और अलाइव टाइम का फर्क सामने रखती है। डेड टाइम वो है जिसमें आप सिर्फ इंतजार करते हैं, पास्ट रीप्ले करते हैं, रिवेंज सोचते हैं, फ्यूचर की फैंटेसी बनाते हैं और कुछ बदलते नहीं। अलाइव टाइम वो है जिसमें वही कठिन परिस्थिति आपके डेवलपमेंट का हिस्सा बन जाती है। आप सीखते हैं, सोचते हैं, अपनी मिस्टेक्स देखते हैं, नई स्किल बनाते हैं, अपने कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। समय वही है, लेकिन उसका उपयोग अलग है। इसलिए अगर जिंदगी ने आपको रोक दिया है तो खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ मेरी जिंदगी का पॉज है, या ये मेरी जिंदगी का ट्रेनिंग ग्राउंड बन सकता है। कैथरीन ग्राहम का जीवन इसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल है। अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद उन्होंने एक ऐसी न्यूज़पेपर कंपनी की जिम्मेदारी संभाली जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। इसके बाद एक क्राइसिस आए। बोर्ड का रेजिस्टेंस, पेंटागन पेपर्स, वाटरगेट, पॉलिटिकल प्रेशर, हॉस्टाइल टेकओवर का खतरा, लेबर स्ट्राइक और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। लेकिन उन्होंने हर संकट को अपनी आइडेंटिटी का वर्डिक्ट नहीं बनने दिया। उन्होंने सिचुएशन को देखा, डिसीजन लिया, फिर अगला डिसीजन लिया, और वही लॉन्ग स्ट्रगल अंततः वॉशिंगटन पोस्ट के एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस का हिस्सा बनी। यही फेलियर से रेजिलियंस का अंतर है। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, मतलब यह है कि दर्द आपको अपने प्रिंसिपल से दूर नहीं करेगा। और यहां किताब का शायद सबसे कठिन लेसन आता है। एफर्ट इनफ होना चाहिए। आप मेहनत करेंगे, हो सकता है रिजल्ट न मिले, आप अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कोई तारीफ न करे, आप सही चीज करेंगे, हो सकता है रिवॉर्ड किसी और को मिले। फिर क्या? अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर टिका है तो आप टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड यह है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार एफर्ट दिया, मैंने अपने प्रिंसिपल्स नहीं बेचे, तो दुनिया का रिस्पॉन्स आपकी आइडेंटिटी तय नहीं करेगा। डायोजीन्स और अलेक्जेंडर दी ग्रेट की कहानी इसे और तीखा बना देती है। अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक डायोजीन्स से मिलने आया और पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। डायोजीन्स ने बेसिकली इतना कहा, मेरी धूप के सामने से हट जाओ। अलेक्जेंडर के पास पावर थी, डायोजीन्स के पास इंडिपेंडेंस थी। और शायद यही अंतर था। जिस इंसान को अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा होती है
वो दुनिया से बहुत कुछ मांगता है। जिस इंसान को अपने पर्पस पर क्लैरिटी होती है, उसे हर बार दुनिया की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अपनी स्कोर कार्ड खुद बनाइए। दुनिया आपको लाइक से मेजर करेगी, पैसे से मेजर करेगी, पोजीशन से मेजर करेगी, फॉलोअर से मेजर करेगी, लेकिन आपका स्कोर कार्ड कुछ और हो सकता है। क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैंने आज सही काम किया? क्या मैं अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा रहा? क्या मैंने कुछ सीखा? क्या मैंने किसी दूसरे इंसान के लिए वैल्यू क्रिएट की? क्या मैंने अपनी कमजोरी को ईमानदारी से देखा? क्योंकि अगर आपका स्कोर कार्ड दूसरों के हाथ में है, तो आपकी इमोशनल लाइफ भी उनके हाथ में है, और तब ईगो हर दिन भूखा रहेगा। कभी ज्यादा प्रेस चाहिए, कभी ज्यादा मनी, कभी ज्यादा अटेंशन, कभी ज्यादा रिस्पेक्ट, और ये हंगर कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप समझ लेते हैं कि आपका काम खुद को दुनिया से बड़ा साबित करना नहीं है, बल्कि अपने काम को बेहतर बनाना है, कुछ बदल जाता है। आप धीरे चल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप गलत हो सकते हैं, आप किसी दूसरे को क्रेडिट दे सकते हैं, आप पीछे हट सकते हैं, आप फिर से बिगिनर बन सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप गिरने के बाद फिर उठ सकते हैं। रायन हॉलिडे की इस किताब का सबसे गहरा मैसेज शायद यही है कि जिंदगी में आप हमेशा एक ही फेज में नहीं रहेंगे। आज आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, कल शायद सफल होंगे, फिर कोई सेटबैक आएगा, फिर नया गोल आएगा, फिर सक्सेस, फिर अनसर्टेनिटी। ये साइकिल चलती रहेगी। इसलिए आपको सिर्फ सक्सेस हैंडल करना नहीं सीखना, आपको एस्पिरेशन हैंडल करना है, सक्सेस हैंडल करना है, फेलियर हैंडल करना है, और हर फेज में ईगो से सावधान रहना है। एस्पिरेशन में खुद को इतना स्पेशल मत समझिए कि आपको सीखने की जरूरत न रहे। सक्सेस में खुद को इतना पावरफुल मत समझिए कि रियलिटी आपके हिसाब से चले। फेलियर में खुद को इतना विक्टिम मत समझिए कि आप अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ही न सकें। और शायद यही वजह है कि इस किताब का समाधान कॉन्फिडेंस को खत्म करना नहीं है। समाधान है अर्न्ड कॉन्फिडेंस। ऐसा कॉन्फिडेंस जो काम से आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस जिसे अप्लॉज की जरूरत नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस जो क्रिटिसिज्म सुन सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस जो कह सकता है, मुझे सब नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे फिर से सीखना पड़ेगा। क्रेडिट किसी और को मिले, लेकिन काम सही होना चाहिए। और यही वो जगह है जहां ईगो कमजोर पड़ता है, क्योंकि ईगो को एक कहानी चाहिए कि मैं स्पेशल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ह्यूमिलिटी को कहानी की जरूरत नहीं, वो रियलिटी देखती है। रियलिटी ये है कि आप टैलेंटेड हो सकते हैं, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, फिर भी आपको सीखना पड़ेगा। आप अनफेयरली फेल हो सकते हैं, फिर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई भी अचीवमेंट आपको जीवन भर के लिए सुरक्षित नहीं करती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके अंदर ईगो है या नहीं है, मेरे अंदर भी है, हर एम्बिशियस इंसान के अंदर है। असल सवाल यह है कि जब ईगो बोलता है, तब आप किसकी सुनते हैं? उस आवाज की जो कहती है, लोगों को दिखाओ कि तुम कौन हो, या उस आवाज की जो कहती है, चुप रहो, सीखो, काम करो। जब सक्सेस मिले, क्या आप कहेंगे, देखो मैंने कर दिखाया, या ठीक है अब इसे संभालना है? और जब फेलियर आए, क्या आप कहेंगे, मेरे साथ अन्याय हुआ, या ठीक है अब देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है? क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी को आपकी एम्बिशन अकेले नहीं बनाएगी, आपका कैरेक्टर बनाएगा, आपकी हैबिट्स बनाएंगी, आपकी एबिलिटी टू लर्न बनाएगी, आपकी एबिलिटी टू रिमेन ग्राउंडेड बनाएगी, और सबसे बढ़कर वो क्षमता बनाएगी जिसमें आप अपने बारे में कम सोचकर उस काम के बारे में ज्यादा सोच सकें जिसे दुनिया में करना बाकी है। किताब के अंत में यही रियलाइजेशन सबसे ज्यादा चुभता है। ईगो को एक बार हराकर आप हमेशा के लिए उससे मुक्त नहीं हो जाते। आपको फिर से उसे पहचानना पड़ेगा, फिर से खुद को ग्राउंड करना पड़ेगा, फिर से सीखना पड़ेगा,
हर दिन। क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि अब आपने ईगो को हरा दिया है, ईगो वापस आ चुका होता है। इसलिए जिंदगी का काम सिर्फ फ्लोर साफ करना नहीं है, उसे साफ रखना भी है और फिर दोबारा साफ करना है। हर दिन, हर सक्सेस के बाद, हर फेलियर के बाद, हर नई शुरुआत के बाद। क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा आपके सामने खड़ा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। कभी कभी वो आवाज आपके अपने सिर के अंदर होती है, जो आपको वास्तविकता से बड़ा, अपनी उपलब्धियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी गलतियों से ज्यादा निर्दोष और अपने भविष्य से ज्यादा निश्चित मानना चाहती है। उसे पहचानिए, उसे शांत कीजिए और फिर वापस काम पर लग जाइए। क्योंकि अंत में दुनिया को यह जानने की जरूरत नहीं कि आप कितने महान हो सकते थे। उसे सिर्फ ये दिखाई देगा कि आपने वास्तव में क्या किया।